बात कर रहे हैं कि अगर कैपिटल बी लिखा हुआ है या स्मॉल बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? तो हम कहते हैं कि ये एलील है। ये क्या है? एलील है। एलील है। एलील होने का मतलब क्या हो गया? एलील जो होते हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, यानी कि ये भी जीन है और ये भी जीन है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म है। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 2 पर या तो कैपिटल बी हो सकता है, या स्मॉल बी हो सकता है, या क्या हो सकता है? कैपिटल बी और स्मॉल बी हो सकता है। यानी पिताजी से और माताजी दोनों से हमको क्या मिला है? कैपिटल बी मिला है। एक क्रोमोसोम पिताजी से मिला होगा, एक क्रोमोसोम माताजी से मिला होगा, तभी एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, वही कंडीशन यहां पर भी बन रही है, वही कंडीशन यहां पर भी बन रही है। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, ये होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा, ये हेटेरोजाइगस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन एलील या जीन होने का मतलब क्या हो गया? एलील या जीन होने का मतलब ये हो गया कि इस पर न्यूक्लियोटाइड का कुछ एक सीक्वेंस रहा होगा। यानी कि अगर ये क्रोमोसोम का पार्ट है, जीन है, तो जीन क्या है? क्रोमोसोम पर, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं इसको कि ये एक डीएनए है, तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड का कुछ सीक्वेंस है। इस पार्ट को हम कह रहे हैं ये जीन है, ये जीन है। तो इस सीक्वेंस में कुछ बदलाव हुआ होगा, तभी तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म बना। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन में कैसे कैपिटल हो गया, कैसे स्मॉल हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कहीं माइनर चेंजेस हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में क्या है? माइनर चेंज है, माइनर चेंज है। इसी वजह से ये कैपिटल बी या स्मॉल बी यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन रखता है। समझ में आई बात? ठीक, तो ये या तो कैपिटल भी हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है, या एक तरफ से मुझे कैपिटल मिला, एक तरफ से मुझे स्मॉल मिला। माताजी के पास स्मॉल था, पिताजी के पास कैपिटल था। इतनी बात सही है? ठीक, चलो बात ये हुई कि एक ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, मतलब उसे कैपिटल टी पिताजी से मिला है और माताजी से भी कैपिटल टी मिला है। ठीक है, यानी वो होमोजाइगस है टॉल कैरेक्टर के लिए और होमोजाइगस है ब्लैक कलर के लिए। टॉल कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस और ब्लैक कलर के लिए होमोजाइगस। वैसा ही क्या है, डार्क कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस और व्हाइट कलर के लिए होमोजाइगस, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। कलर में चेंज आएगा, तो ये ब्लैक कलर है और यहां पर डोमिनेंट नहीं मिला तो ये व्हाइट हो गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो दो कैरेक्टर है इसके पास, दो कैरेक्टर है। इसको मैं दिखाना चाहूं तो इस तरह से भी दिखा सकता हूं, यानी कि ये पिताजी से कैपिटल टी मिला और पिताजी से कैपिटल बी मिला, माताजी से कैपिटल टी, माताजी से कैपिटल बी। वैसा ही यहां पर हम दिखा सकते हैं, स्मॉल टी मिला इधर से, स्मॉल टी मिला इधर से, और स्मॉल बी मिला इधर से और स्मॉल बी मिला इधर से। ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो जब भी ये दोनों क्रॉस करेंगे, जब भी ये दोनों क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्रॉस करते हैं तो पहले गैमीट बनता है। पहले क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे? गैमीटोजेनेसिस। क्या करेंगे भैया? गैमीटोजेनेसिस। यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। ठीक है, तो गैमीट जब बनेगा तो कुछ इस तरह से कि कैपिटल टी हो गया इधर और कैपिटल टी हो गया इधर। ठीक है, इधर नहीं होगा। अच्छा, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? कैपिटल बी और इस तरह से कैपिटल टी कैपिटल बी, इस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं इसको? हाँ, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एलील हमेशा होमोलॉग्स पर प्रेजेंट होते हैं। एलील ऑलवेज प्रेजेंट ऑन होमोलॉग्स। एलील ऑलवेज प्रेजेंट ऑन होमोलॉग्स।
होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी कि ये एक दूसरे के होमोलॉगस है, ये एक दूसरे के होमोलॉगस है, पिताजी से एक मिला है, माताजी से एक मिला है। क्रोमोसोम नंबर 1 पिताजी से मिला, क्रोमोसोम नंबर 1 माताजी से मिला, ये एक दूसरे के होमोलॉगस हो गए, ये एक दूसरे के होमोलॉगस हो गए। लेकिन ये एक दूसरे के होमोलॉगस नहीं है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, एक दूसरे के होमोलॉगस नहीं है, इसीलिए वो एलील भी लोकेटेड नहीं हो सकते। ये क्रोमोसोम नंबर 2 और ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 2 और 3 दोनों पर कैपिटल टी नहीं आ सकता ना। कैपिटल टी यानी कि एक जीन किसी एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा, उसे लोकस कहेंगे, ठीक है। द लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, ठीक है। तो कैपिटल टी की जो लोकस है, टॉल कैरेक्टर वाली जो लोकस है, वो क्या है? क्रोमोसोम नंबर 2 है, ठीक है। तो इसका जो एलीलिक फॉर्म होगा, एलीलोमार्फ होगा, वो भी कहाँ आएगा? क्रोमोसोम नंबर 2 पर ही आएगा। और यहां पर कैपिटल बी आप लिख सकते हैं, कोई दूसरा जीन लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये होता है एलील्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। आप एलील को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, कैपिटल टी और कैपिटल टी। हाँ, ये कब हो सकता है? जब G1 फेज से क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड हो जाए। सपोज यहां पर है और ये G1 फेज है और यहां पर क्रोमोसोम है, ठीक है। तो कैपिटल टी इस पर है और इस पर स्मॉल टी है मान लो। तो ये जब अपना डुप्लीकेटेड कॉपी बनाएगा, ये क्रोमोसोम जो अपना डुप्लीकेटेड कॉपी बनाएगा, तो इसकी रेप्लिकेटेड कॉपी यहां पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम कब दिखा सकते हैं? एस फेज में, ठीक है। लेकिन आप कहो कि जो है ये एक दूसरे के एलील है, तो एलील नहीं है, डुप्लीकेटेड कॉपी है। समझ रहे हो क्या? डुप्लीकेटेड कॉपी है। समझ में आ रही बात? ठीक। तो इस तरह से हमने इधर लिख लिया और इस तरह से हमने इधर भी लिख लिया, ठीक है। ये वाला मिला हमको यहां से, स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल बी, स्मॉल बी, ये हो गया। ये क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस करेंगे। अब गैमेटोजेनेसिस के लिए हमेशा क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस में हमेशा क्या होता है? मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो हम लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस इज फॉलोड बाय मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। मियोसिस डिवीजन के जब मियोसिस डिवीजन होगा तो गैमेटोजेनेसिस होगी। यानी जितनी बार भी हम गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, हमें मियोसिस डिवीजन ही समझना होगा। समझ रहे हो? इतनी बात सही है? तो गैमेटोजेनेसिस करा लेते हैं, यानी मियोसिस डिवीजन करा लेते हैं। ये लिख लिया। तो अगर ये मियोसिस डिवीजन करेगा, गैमेटोजेनेसिस मतलब मियोसिस डिवीजन करेगा, तो मियोसिस डिवीजन में हमको पता है क्या कि पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं, फिर मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और मियोसिस सेकंड में क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं, एक दूसरे के होमोलॉग्स है, तो क्या होगा? सेपरेशन होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो कैपिटल टी, कैपिटल बी और ये यहां पर ये इस तरह से सेपरेट हुई, ठीक है। तो दो सेल बनेगी, एक के पास कैपिटल टी और कैपिटल बी आया और दूसरे के पास भी क्या है? कैपिटल टी कैपिटल बी आया। बात समझे? और यहां पर बात समझने वाली क्या है भैया? यहां पर बात समझने वाली ये है कि मियोसिस डिवीजन में दो होमोलॉगस एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको बताता है क्या कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस डिवीजन, जब मियोसिस डिवीजन हो रहा होगा तो मेटाफेज पर क्रोमोसोम्स का रैंडम अलाइनमेंट होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि क्रोमोसोम नंबर 1 अगर इस तरह से अलाइन हुए तो क्रोमोसोम नंबर 2 इसी तरह से अलाइन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि कैपिटल बी ये मूव कर जाए, फ्लिप कर जाए,
लेकिन फ्लिप करने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि होमोलॉगस है, होमोलॉगस है, सॉरी होमोजाइगस है। क्या है ये? होमोजाइगस है। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन में अगर ये फ्लिप भी कर जा रहे हैं, फ्लिप भी कर जा रहे हैं, तो भी यही गैमीट बनेगा। इसका मतलब हम एक लाइन में क्या कह सकते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन produces only one type of gamete. Homozygous condition produces only one type of gamete. Only one type of gamete. होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक टाइप के गैमेट बनेंगे। चाहे आप ये कंडीशन रखो, चाहे इसको फ्लिप करा के देख लो, हमेशा कैपिटल टी कैपिटल बी ही बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल बी ही बनेगा। इसका मतलब गैमीट तो 4 बनेंगे। गैमीट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। मियोसिस डिवीजन के बाद 4 गैमीट बनेंगे, लेकिन टाइप ऑफ गैमीट कितना होगा? ओनली 1, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, और होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बनता है। होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक टाइप का गैमीट बनता है। ठीक है, तो इधर भी कैपिटल टी कैपिटल बी मिलेगा, और इधर भी वही कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको कहूं तो स्मॉल टी और स्मॉल बी, ये अपने साथ स्मॉल टी और स्मॉल बी, ये कंडीशन थी। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा, और फिर होमोलॉग्स अलग हो जाएंगे, तो कैपिटल टी कैपिटल बी के साथ आ जाएगा, सॉरी स्मॉल टी स्मॉल बी के साथ आ जाएगा, और इधर भी स्मॉल टी स्मॉल बी के साथ आ जाएगा। इधर भी एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। तो बात याद क्या रखनी है? बात याद रखनी है कि होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक टाइप का गैमेट बनता है, टाइप एक ही होगा, चाहे आप एक क्रोमोसोम की बात करें चाहे 4 क्रोमोसोम की बात करें। होमोजाइगस कंडीशन है तो वहां पर एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इतनी बात सही है? होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक टाइप का गैमेट बनता है। चलो इधर देख लेते हैं कि हमने कहा कि कैपिटल टी कैपिटल कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल बी वाले का क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी स्मॉल बी वाले से। ठीक है, तो हमको मिला क्या? हमको मिला ये भैया, कैपिटल टी कैपिटल बी, ठीक है, और स्मॉल टी स्मॉल बी। तो इसने गैमीट क्या बनाया? इसने गैमीट बनाया कैपिटल टी कैपिटल बी टाइप, और इधर क्या मिला? स्मॉल टी स्मॉल बी टाइप, ये मिला। ठीक, अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है। इधर से कैपिटल बी मिला, इधर से स्मॉल कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से, ठीक है, और इधर से कैपिटल बी, इधर से स्मॉल बी। तो जितने भी प्रोजिनी होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, उन सबका जीनोटाइप यही हो सकता है। ऑल प्रोजिनी हैव सेम जीनोटाइप, ऑल प्रोजिनी हैव सेम जीनोटाइप, सेम जीनोटाइप। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी के पास सिर्फ कैपिटल टी और कैपिटल बी है। इसके पिताजी के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी और सिर्फ कैपिटल बी है। और माताजी के पास क्या है? स्मॉल टी है और स्मॉल बी है। तो पिताजी से यही मिल सकता है और माताजी से भी यही मिल सकता है। तो जितने भी बच्चे होंगे, ऑल द प्रोजिनी, जितने बच्चे होंगे उन सब का जीनोटाइप यही हो सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती, बनेगी ही नहीं। वो ब्लैक था और व्हाइट था, और कौन सा होगा? अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है।
टॉल और डॉर्फ में कौन डोमिनेंट है? जो डोमिनेंट होगा वही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक और लाइन पढ़ी है कि डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप इज शोन इन homozygous as well as heterozygous. Dominant phenotype is shown in homozygous as well as heterozygous, while recessive phenotype is shown only in homozygous condition. Recessive phenotype is always seen in the homozygous condition, ठीक है, shown only in, ठीक है, only in homozygous condition। सिर्फ और सिर्फ कब दिखेगा? रिसेसिव फिनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में। जबकि डोमिनेंट फिनोटाइप कब दिखेगा? हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में। यानी कि यहां पर टॉल कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस कंडीशन है, तो होमोजाइगस में भी टॉल दिखेगा और हेट्रोजाइगस में भी अगर टॉल दिखेगा, अगर यहां पर भी टॉल दिख रहेगा, यहां पर भी टॉल दिखेगा, तो हम कहेंगे टॉल कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। जो भी कैरेक्टर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों में दिखे। चलो ठीक है, मैंने कहा कि टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं है, डॉर्फ कैरेक्टर है। डॉर्फ कैरेक्टर डोमिनेंट है। हम कैसे मान लें कि डॉर्फ कैरेक्टर डोमिनेंट है? तो हम कहेंगे भैया क्या यहाँ पर डॉर्फ कैरेक्टर मिल रहा है? बोले हाँ यहाँ पर मिल रहा है, होमोजाइगस कंडीशन में मिल रहा है। बोले हेट्रोजाइगस में भी डॉर्फ कैरेक्टर मिल रहा है? बोले मिल रहा है। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में डॉर्फ दिखाई दे, तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा डॉर्फ कैरेक्टर इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर। डॉर्फ कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा कब? जब यहां पर भी डॉर्फ दिखेगा और यहां पर भी डॉर्फ दिखेगा। मैं सीधे सीधे कह दूंगा डॉर्फ कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि ब्लैक कलर यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है, तो मैं कहूंगा ब्लैक कलर डोमिनेंट है। लेकिन अगर ये व्हाइट वाला होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस में भी ये कैसा दिख रहा है? व्हाइट दिख रहा है। अगर ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों में व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, तो मैं कह दूंगा व्हाइट कलर क्या है? डोमिनेंट कलर है। डोमिनेंट, व्हाइट डोमिनेंट है, ब्लैक नहीं है। तो मैं कैसे कहूंगा कि कोई भी फिनोटाइप डोमिनेंट है या रिसेसिव है? सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, क्या होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में वो फिनोटाइप दिख रहा है? होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में वो फिनोटाइप दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है, तो ठीक है, वो डोमिनेंट फिनोटाइप है, ठीक है। उसमें होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। पहले आप ये समझिए कि कौन सा फिनोटाइप डोमिनेंट होगा, कौन सा फिनोटाइप रिसेसिव होगा। रिसेसिव होगा। जैसे मैं इसको डोमिनेंट मान लूं और ये वाला रिसेसिव मान लूं, इसमें कौन सा होगा? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आप ये समझो कि डोमिनेंट और रिसेसिव का जो फाइनलाइजेशन है, जिसे आप कहोगे कि भैया ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कहता हूं एक कलर ब्लैक है और एक कलर ब्राउन है, ठीक है। मान लो एक रैट है, रैट, ब्लैक रैट है और ब्राउन रैट है, ठीक है। अब इन दोनों का मैं क्रॉस करा रहा हूं, तो मुझे कैसे पता कि भैया कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव? मैं कहूंगा ब्लैक वाले का ब्राउन वाले से क्रॉस करा दीजिए। पहली जनरेशन में जो भी कलर दिखाई दे, अगर मुझे ब्राउन रेड दिखाई देता है, और सारे के सारे रेड, ऑल द रेड्स आर ब्राउन, सारे रेड ब्राउन दिखाई देते हैं, तो मैं कहूंगा ब्राउन कलर क्या है? डोमिनेंट है। ब्राउन कलर क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है।
तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, ये ब्लैक कलर है तो यहां पर कैपिटल भी होगा, ठीक है। और अगर ये ब्राउन कलर है तो यहां स्मॉल भी होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर सॉरी ब्राउन कलर है तो यहां पर मैं अगर कैपिटल भी लिख देता हूं और ये ब्लैक कलर है इसके लिए मैं स्मॉल भी लिख देता हूं, तो अगर मुझे यहां से कैपिटल भी मिला है, यहां से स्मॉल भी मिला है, ठीक है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ये क्या दिखा रहा है, ब्राउन दिखा रहा है। तो कौन डोमिनेंट होगा कौन रिसेसिव होगा, इसका फैसला कैसे होगा, इसका फैसला यही है कि जो भी कैरेक्टर, जो भी फिनोटाइप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में दिखाई दे वो डोमिनेंट है, और जो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई दे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में दिखाई ना दे, ठीक है। अब ये वाला होमोजाइगस में दिख रहा है, हेटेरोजाइगस में नहीं दिख रहा है, यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। यही क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक।